नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से एम्बिशन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसके विकास से संबंधित था, जिसमें हमने दो प्रकार की संकल्पना को पढ़े थे, एक अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरा द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना में बहुत सारे जो है विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिए थे। इस संकल्पना में हमने देखेंगे द्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी कहने का मतलब दो, यानी यहाँ जो है ग्रहों और उससे संबंधित पिंडों की उत्पत्ति जो होगी वो किसी दो तारे या पिंडों के मिलने से ग्रहों की उत्पत्ति होगी। तो इस विचारधारा के समर्थकों को मानना है कि ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वो किसी दो बड़े पदार्थों या तारों या पिंडों के मिलने से ग्रह का निर्माण हुए। इस परिकल्पना को क्या कहा जाता है? बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। यानी अद्वैतवादी संकल्पना को क्या कहा जाता है? बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी विद्वान हैं वो दो प्रकार के पिंडों के बारे में बताएंगे और वो बताएंगे कि किस प्रकार से जो है ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो पहला हम लोग इसके अंतर देखेंगे चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। तो इसके अंतर्गत जो है चैम्बरलिन और मोल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना दिया था, यानी ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित इन्होंने एक परिकल्पना दिया जिसका नाम क्या है? ग्रहाणु परिकल्पना, जो इन्होंने 1905 ईस्वी में दिए थे। कुछ किताबों में 1900 भी मिलता है, कुछ किताबों में 1905 भी मिलता है। तो हम लोग जानेंगे कि चैम्बरलिन और मोल्टन ने जो है ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में इन्होंने ग्रह से उत्पत्ति के बारे में क्या बताया है। इन्होंने बताया कि जो ग्रहों का निर्माण हुआ है वो दो विशाल तारों सूर्य एवं उसके सहायक तारों से हुआ है। यानी इन्होंने क्या कहे हैं कि दो विशाल तारों और सूर्य और एवं उसके जितने भी सहायक तारे हैं उसके जो है तारों के मिलने से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। इसके अनुसार कहा जाता है कि जब एक सहायक तारा, मान लेते हैं कि यहाँ सूर्य है और यहाँ एक तारा है, यानी ये भी सूर्य भी क्या है? एक तारा ही। तो यहाँ से क्या हुआ कि सूर्य का एक सहायक तारा था और सहायक तारा जो था वो सूर्य की क्या कर रहे थे? परिकल्पना कर, यानी सूर्य की जो है परिक्रमा कर रहे थे, सूर्य के आसपास से गुजर रहे थे। तो सूर्य की जब आसपास से गुजर रहे थे तो उसके आकर्षण बल के कारण जो है बहुत सारे छोटे छोटे कण क्या हुए कि बाहर आए। यानी बहुत सारे जो है क्या हुआ कि छोटे छोटे कण क्या हुए? बाहर आए। और बाहर आए तो इसी कण को क्या कहा गया? इसी कण को ग्रहाणु कहा गया। देखिए फिर से समझिएगा, चैम्बरलिन ने क्या कहा कि जब सहायक तारा सूर्य के पास से गुजर रहा था, यानी मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है, ये सहायक तारा है, सूर्य के पास से गुजर रहा था, यानी परिक्रमा कर रहा था। तो परिक्रमा करने के कारण जो है इसके आकर्षण बल से जो है क्या हुआ कि सूर्य से बहुत छोटे छोटे कण बाहर आए। और छोटे छोटे जब कण बाहर आए तो इसे क्या कहा गया? ग्रहाणु कहा गया। और जब ये सूर्य से धीरे धीरे दूर होता चला गया और दूर होने के बाद क्या हुआ कि ये संघनित हुआ और संघनित होने के बाद जो है ग्रह का निर्माण हुआ। तो चैम्बरलिन मोल्टन ने इस प्रकार से ग्रहाणु परिकल्पना इन्होंने दिया है। यानी कहने का मतलब आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये आगे इसके जो है नुकीला और पीछे नुकीला और बीच में बड़ा, यानी कहने का मतलब ये देखते हैं हम लोग कि
कि जो ग्रह है वो सूर्य के जो सबसे नज़दीक वो बुध है, छोटा ग्रह है, उससे बड़ा शुक्र है, उससे थोड़ा सा बड़ा जो है पृथ्वी है, और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। यानी इसका दोनों जो है सिरा नुकीला और बीच में बड़ा, यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से ये ग्रह जो है बिखर गए, पिंड जो है बिखर गए और बिखर करके सूर्य की परिक्रमा करने लगे, और इस प्रकार से जो है ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो ये था चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। अब हम लोग दूसरा देखेंगे जेम्स जीन एवं जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना। तो जेम्स जीन पहले हम लोग बात कर लेते हैं जेम्स जीन की। तो जेम्स जीन जो है ये क्या परिकल्पना दिए थे? ज्वारीय परिकल्पना। तो जेम्स जीन ने ज्वारीय परिकल्पना 1919 ईस्वी में दिया था, लेकिन इसके साथ ही जो है आगे एक और विद्वान आते हैं जिसका नाम क्या रहता है? जेफरी। जेफरी भी जो है जेम्स जीन की परिकल्पना को उसमें संशोधित करके अपना एक नया परिकल्पना देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जेम्स जीन ने क्या कहे हैं। तो इसके अनुसार कहा कि जो ग्रहों का निर्माण हुआ है सूर्य एवं तारों के संयोग से हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सूर्य है और यहाँ एक तारा है, और इस दोनों के संयोग से हुआ, यानी मिलने से हुआ। हुआ क्या कि जब सूर्य का सहायक तारा जो है सूर्य के नज़दीक से गुजर रहा था, तो गुजरने के दरमियान उसकी आकर्षण शक्ति के कारण जो है सूर्य से क्या हुआ कि एक तंतु रूपी जो है बाहर निकला। यानी इस प्रकार से सूर्य से एक फिलामेंट जो है बाहर निकला। ये फिलामेंट हुआ क्या कि ये फिलामेंट बहुत समय के बाद क्या हुए कि सूर्य से अलग हो गए, और सूर्य से अलग होने के बाद जो है क्या हुआ कि ये कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। यानी ये जो तारा अलग हुआ था ये कई टुकड़ों में, इस प्रकार से कई टुकड़ों में विभक्त हो गए, और विभक्त होने के बाद जो है क्या हुआ कि ये धीरे धीरे जो है संघनित हुआ, और संघनित होने के बाद जो है नए ग्रह या नए पिंडों का निर्माण होता चला गया। यानी जेम्स जीन्स का कहना था कि सूर्य के पास जो है एक तारा था, सूर्य के बगल से गुजर रहा था, इसके जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से एक तंतु जो है बाहर निकला, एक फिलामेंट बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद क्या हुआ कि ये बहुत समय के बाद ये टूट करके अलग हुआ। अलग होने के बाद क्या हुआ कि ये ठंडा हुआ, और ठंडा होकर के कई टुकड़ों में बट गया, और जब ये टुकड़ा बट गया तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये ग्रह का निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार से ये जेम्स जीन ने बताया। उसके बाद जेम्स जीन की ही परिकल्पना को जेफरी ने 1929 में संशोधन किया, और संशोधन करके ये बताया कि जो जेम्स जीन ने बताए थे कि 2 तारा था, लेकिन इन्होंने क्या कहे कि नहीं 2 तारा नहीं बल्कि 3 तारे थे। यानी इन्होंने अपनी परिकल्पना में क्या बताए कि एक सूर्य था, एक तारा था, और सूर्य का ही एक जो है क्या थे, सहायक तारे थे जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। और ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे, तो ये जो सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान क्या हुआ कि ये साथी तारा जो सूर्य से दूर तारा था वो जा करके इससे टकरा गए, और इसके टकराने के बाद क्या हुआ कि अलग अलग टुकड़ों में बट गए, और अलग अलग टुकड़ों में बटने के कारण क्या हुए कि ग्रहों को निर्माण हो गया, ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से जेम्स जीन और जेफरी ने अलग अलग जो है ग्रहों के निर्माण की परिकल्पना दिए। यानी ये जो बताया क्या कि ज्वारीय परिकल्पना, यानी इनका जो परिकल्पना क्या था वो ज्वारीय परिकल्पना था। हमने चैम्बरलिन के बारे में पढ़ा, तो चैम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में बताया। उसके बाद जेम्स जीन और जेफरी ने ज्वारीय परिकल्पना के बारे में बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे रसेल की द्वैतारक परिकल्पना।
रसेल की द्वैतारक परिकल्पना, इन्होंने क्या कहा कि आदिकाल में सूर्य के अतिरिक्त जो है दो और तारे थे, और सूर्य के अतिरिक्त जो है वो तारा सूर्य की क्या कर रहे थे, एक साथी तारा था। यानी समझिएगा कि एक सूर्य था, सूर्य के अतिरिक्त दो तारे थे, इस प्रकार से मान लेते हैं दो तारे थे, और ये जो तारे थे वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। यानी अगले तारे का वो परिक्रमा कर रहा था जो सूर्य की साथी तारा था, और सूर्य के साथी तारा ये जो परिक्रमा कर रहे थे, इसमें हुआ क्या कि जैसे जैसे ये एक बड़ा विशाल पिंड के संपर्क में आया तो इसकी जो घूर्णन दिशा थी, इसकी जो घूर्णन दिशा थी, दोनों के विपरीत था। यानी अगर ये इस दिशा में जा रहा था तो ये जो है उल्टा जो है इस दिशा में जा रहे थे। ये बड़ा पिंड था, ये एक छोटा पिंड था, इसलिए जो है सूर्य का ये सहायक तारा कहा गया। तो जब इसकी गुरुत्वाकर्षण इस पर पड़ी तो क्या हुआ कि ये इसके नज़दीक आने लगे। अब नज़दीक जब आने लगा तो नज़दीक आने के बाद क्या हुआ कि इसकी आकर्षण के कारण इसमें क्या हुआ, बदलाव हुई, और बदलाव होने के कारण जो इसकी दिशा अलग घूर्णन था वो जो है इसी के दिशा में सदृश ये घूमना शुरू कर दिया। तो जब ये सदृश घूमने लगा तो घूमने के कारण क्या हुआ कि घूर्णन दिशा जैसी बदली, और बदलने के बाद आगे चल कर के ये क्या हुए कि एक ग्रह का रूप में निर्माण कर लिया। यानी इस प्रकार से रसेल ने अपना द्वैतारक परिकल्पना को इन्होंने सिद्ध किया। यानी इसके अनुसार फिर से समझते हैं कि एक सूर्य था और सूर्य के अलावा जो है एक दो और तारे थे। जो सूर्य का सहायक तारा था वो एक बड़ा पिंड के जो है उसके क्षेत्र में आ गया, और जब उसके क्षेत्र में आया तो हुआ क्या कि इसका गुरुत्वाकर्षण इस पर काम करना शुरू किया, और जब इसका गुरुत्वाकर्षण काम करना शुरू किया तो वो उसकी ओर खींचने लगा छोटे तारे को, और छोटा तारा जब इसको खोजने लगा तो हुआ क्या कि उस समय इसकी जो परिक्रमा की दिशा थी वो विपरीत दिशा में था, यानी उल्टा घूम रहा था। लेकिन जैसे ही नज़दीक हुआ तो इसकी दिशा क्या हुई, बदल गई, और बदल जाने के कारण क्या हुआ कि ये धीरे धीरे बाद में एक पिंड का रूप लिया जो ग्रह का निर्माण किया। तो ये था रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। अब हम लोग जानेंगे अगले विद्वान के बारे में। उन्होंने जो है पृथ्वी और उससे संबंधित ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या कहे हैं। फ्रेड होयल और लिटी लटन का, फ्रेड होयल एवं लिटी लटन का अभिनव तारा परिकल्पना। अब हम लोग जानेंगे फ्रेड होयल और लिटी लटन का अभिनव तारा परिकल्पना। इन्होंने इस परिकल्पना का प्रतिपादन 1939 ईस्वी में किए थे। इन्होंने भी क्या बताया कि ग्रह की जो उत्पत्ति हुई है वो 3 तारों से हुआ है, और ग्रह जो है सूर्य के साथी तारों के विस्फोट होने से हुआ है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये सूर्य था और ये इसके साथी जो है तारा था, और साथी तारा क्या हुआ, विस्फोट हो गया। यानी ये क्या हुए, विस्फोट हो गए, यानी अनेक प्रकार के टुकड़ों में ये क्या हुए, डिवाइड हो गए, बहुत सारे टुकड़े इसके बन गए। और यही टुकड़ा क्या हुआ कि धीरे धीरे संघनित हुआ, और संघनित होकर के जो है ग्रह का निर्माण किया। यानी समझ सकते हैं कि द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत जितने भी प्रकार के खगोलविद आ रहे हैं वो सूर्य से संबंधित और तारों से संबंधित जो है ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। तो इस प्रकार से फ्रेड होयल और लिटी लटन का अभिनव तारा का संकल्पना दिए। यानी इसके अनुसार कहा गया कि एक सूर्य था और 2 अन्य तारे थे, यानी 3 तारों के जो है विस्फोट होने से जो है ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। अब हम लोग अंतिम पढ़ेंगे ओटो श्मिड का अंतरतारक धूल परिकल्पना।
अंतरतारक धूल परिकल्पना। यानी अंतरतारक धूल परिकल्पना का व्याख्या किसने किया था? तो ओटो शिम्ड ने किए थे। इन्होंने 1943 ईस्वी में ये बताया कि 1943 ईस्वी में इन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में बताया कि जब आकाशगंगा से सूर्य गुजर रहा था, यानी हमारा जो आकाशगंगा है उस आकाशगंगा से सूर्य जब गुजर रहा था तो उसके आकर्षण बल से कुछ गैसीय बादल सहित धूल कण जो है आकर्षित होकर सूर्य के चक्कर लगाने लगे। यानी कहने का मतलब ये था कि ये सूर्य है हमारा और हमारी आकाशगंगा से ये गुजर रही थी, भ्रमण कर रही थी। और जब भ्रमण करने के दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे जो है धूल कण और गैसीय बादल क्या हुए, इसमें आकर्षित हो गए। इस प्रकार से आकर्षित हुआ और जब ये आकर्षित हुआ, आकर्षित होने के बाद क्या हुआ कि ये धूल कण जो है और गैसीय बादल ग्रहों की क्या करने लगे, परिक्रमा करने लगे। इस प्रकार से ग्रहों की परिक्रमा करने लगे। हुआ क्या कि ये गैस जो है कम अव्यवस्थित था, यानी कम संख्या में थी। कम संख्या होने के कारण जो है गैस जो है सूर्य में समाहित हो गया, यानी उसको जो है सूर्य आकर्षण बल के कारण खींच लिया। और बहुत सारे धूल कण जो थे वो क्या थे, अधिक अव्यवस्थित था, यानी जहाँ तहाँ था पड़ा हुआ, लेकिन सूर्य की ये क्या कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। इस प्रकार से सूर्य की वो परिक्रमा कर रहे थे। तो इनका अधिक अव्यवस्थित होने के कारण जो है क्या हुआ कि धीरे धीरे ये छोटे छोटे जो धूल कण थे ये आपस में क्या हुए, मिल गए, जुड़ गए। और जुड़ तो गए, लेकिन फिर भी सूर्य की ये क्या कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये धूल कण जो है घनीभूत हुआ, यानी मिल गया, और मिल करके जो है ये चपटी तस्तरी रूप में बन गए। यानी ये कैसा बन गया, ये चपटी तस्तरी का रूप धारण कर लिया। और इस प्रकार से आगे चल करके कई साल गुजरने के बाद जो है ये ग्रह के रूप में और उपग्रह के रूप में परिणत हो गया। यानी ये गैसों का धूलकण जो छोटा छोटा था, परिक्रमा करने के कारण क्या, ये छोटे छोटे धूलकण आपस में मिल गए, जुट गए। और जुटने के बाद क्या हुआ कि ये उसके बाद जो है सूर्य की ये परिक्रमा करते हुए एक पिंड का निर्माण कर लिया। और जैसे जैसे जो है इसका धूलकण आगे बढ़ा, वैसे वैसे एक ग्रह की उत्पत्ति करते चले गए। तो इस प्रकार से जो है ओटो शिम्ड का अंतरतारक धूल परिकल्पना। तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान रखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने द्वैतवादी संकल्पना के बारे में जो है अलग अलग पृथ्वी और उसके ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत दिए हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा क्या, सबसे पहले हमने देखा कि चैम्बरलिन और मोल्टान की ग्रहाणु परिकल्पना। यानी सवाल बनेगा यहाँ से कि ग्रहाणु परिकल्पना किसने दिया, तो चैम्बरलिन और मोल्टान ने दिया था। उसके बाद दूसरा हमने जेम्स जीन और जेफरी का देखा। जेम्स जीन ने कहा था कि ग्रहों की उत्पत्ति जो है सूर्य के एक तंतु के टूटने से वो बिखर गया, बाद में ठंडे हुए, उसके बाद जो है ग्रह का निर्माण कर लिया। उसके बाद हमने रसेल का पढ़ा द्वैतारक परिकल्पना। उसमें कहा गया कि दो जो है विशाल पिंड थे और एक छोटा सूर्य का सहायक तारा था, वो जो है विशाल पिंड के आकर्षण से खींचता चला गया और खींचता चला जाने के कारण क्या हुआ कि वो धीरे धीरे संघनित हुआ और संघनित होने के बाद जो है एक ग्रह का निर्माण कर लिया। उसके बाद फ्रेड होयल और लिटन का जो है अभिनव तारा परिकल्पना जो 1939 ईस्वी में दिए थे, और ओटो शिम्ड का अंतःतारक परिकल्पना जो 1943 ईस्वी में दिया। इन्होंने क्या बताया कि सूर्य जो हमारी आकाशगंगा से गुजर रही थी, उसमें क्या हुआ, बहुत सारे गैसों के बादल और धूल कण जो है उसके साथ आ गए और वो भी सूर्य की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि गैस जो है सूर्य में आकर्षित कर लिया गया और जो छोटे छोटे धूल कण थे वो आकर के एक जमा हो गए और एक पिंड का निर्माण किया, और धीरे धीरे इस प्रकार से असंख्य पिंडों ने मिल करके ग्रह और उपग्रह का निर्माण किया। तो इस प्रकार जो है हमने ये द्वैतवादी संकल्पना के बारे में
विस्तार से जानने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखे होंगे, समझे होंगे, और आप लोगों से यही मेरी गुजारिश रहेगी कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो घर में तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे और एक बेहतर तैयारी कर सके। चलते हैं, धन्यवाद।